नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे लखीमपुर की गोला गोकर्ण सीट पर कल यानी कि 3 नवंबर को वोटिंग होनी है। बीजेपी विधायक अरविंद गिरी के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी और इस सीट पर बीजेपी प्रत्याशी जहां अमन गिरी पर दांव लगाती नजर आई है, तो सपा उम्मीदवार विनय तिवारी इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। 2012 में भी विनय तिवारी हालांकि कांग्रेस में थे उस समय पे चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों पार्टी अपने अपने उम्मीदवारों की जीत का दावा कर रही है। हालांकि अखिलेश यादव प्रचार करने पहुंचे नहीं। सपा के दावों पर आज हमारे संवाददाता ने समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य से खास बातचीत की है और इस खास बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको दिखाएंगे। देखिए, लखीमपुर के गोला गोकर्णनाथ सीट पर उपचुनाव होने हैं और 6 नवंबर को नतीजे आएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि लखीमपुर के सियासत का सिकंदर कौन होगा, इस पर खास बातचीत करने के लिए भाजपा से रुख मोड़ इस समय समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत करने के लिए उनसे ही खास बातचीत करेंगे। स्वामी जी, कल उपचुनाव है, 6 तारीख को नतीजे आने हैं, लेकिन सियासत जोर का नजर आ रहा है। क्या लग रहा है, चुनौतियां बहुत है या कम नजर आ रहा है? मैं स्वयं गोला गोकर्णनाथ विधानसभा उपचुनाव में विभिन्न गांवों का दौरा किया और 3 दिन लगातार दौरे के बाद जनमत समाजवादी पार्टी के साथ है और इसी से घबरा करके भारतीय जनता पार्टी ने विशेष रूप से यादव बिरादरी के कांस्टेबल से लेकर के एसआई सीओ जितने भी अधिकारी हैं सबको जबरन छुट्टी पर दिला दिया और एक वर्ग विशेष के पुलिस कर्मियों को विधानसभा से हटाना सरकार की मंशा को साफ जाहिर कर दिया कि वो कहीं न कहीं उनकी नीयत साफ नहीं है। वो अनियमित रवैया अपना करके किसी तरीके से चुनाव अपने पक्ष में करना चाहते हैं। अगर उनको अपने जनमत पर विश्वास होता तो किसी वर्ग विशेष पुलिसकर्मियों को हटाया नहीं जाता। ऐसा कभी नहीं देखा गया कि चुनाव के दरमियान पूरे विधानसभा के पुलिस कांस्टेबल से लेकर के एसओ सीओ स्तर के सभी अधिकारी विधानसभा से किसी अन्य विधानसभा में ट्रांसफर न करके उनको छुट्टी पर भेज दिया गया। ये कहीं ना कहीं सरकार की नीयत पर खोट को दर्शाता है। स्वामी प्रसाद मौर्य, आपने जो आरोप लगाए हैं समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल्स के द्वारा भी आरोप लगाया गया कि जाति विशेष के लोगों के जो पुलिसकर्मी हैं, जो ऑफिसर्स रैंक के हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको हटा दिया गया क्योंकि चुनाव में वो कहीं ना कहीं में पक्ष निष्पक्ष करते। तो क्या आपको नहीं लगता कि जिस यादव बिरादरी के लोगों को पुलिस उस क्षेत्र से हटाया गया है, उनका ट्रांसफर किया गया यानी छुट्टी पे जो भेजा गया है, क्या आपको लगता है कि वो आपके पक्ष में वोट देते? बात देखिए, जो एम्प्लॉई है, हर एम्प्लॉई वोटर नहीं होता। वोट देना न देना माने नहीं रखता। हाँ, इतना जरूर है कि अगर वो मतलब सहयोग करते ना, वो रहते तो भ्रष्टाचार नहीं होने पाता, अनियमित वोटिंग नहीं हो पाती, गलत तरीके से मतदान नहीं हो पाता, कहीं ना कहीं दखल देते। इसलिए उनको सत्ता पक्ष को ये बात का विश्वास है कि चुनाव हम नहीं जीतेंगे, इसीलिए पहले से तिकड़म करना शुरू कर दिया। और जो उनका हमेशा सत्ता का दुरुपयोग करने की आदत बन गई है, उसी सत्ता के दुरुपयोग के माध्यम से किसी न प्रकार से वो चुनाव जीतने की कोशिश करेंगे। लेकिन जनमत समाजवादी पार्टी साथ है। ये आपका आरोप है कि पुलिसकर्मी वो जो जिनको छुट्टी पे भेजा गया वो रहते तो पारदर्शिता बनी रहती। लेकिन सवाल ये भी है, आपने कहा कि जनमत हमारे पक्ष में है, समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। विनय तिवारी 2022 में 12 में चुनाव तो जीते थे, लेकिन 2017 का रिकॉर्ड उठाइए, 2022 का उठाइए, दोनों चुनाव हार चुके हैं, यानी कि वहां की जनता ने नकार दिया। फिर आपने वहीं पे उनको उम्मीदवार के तौर पर उतारता। क्या आपको लगता है कि जिस जनता ने उनको नकारा है वो फिर उनको स्वीकार करेगी? भारतीय जनता पार्टी तो एक बार नहीं कई बार हारी है। वो अभी पिछले 2 बार से जीतना शुरू किया, उसके पहले कभी वो भारतीय जनता पार्टी वहां जीतती नहीं थी। तो ये क्या बात है कि जो हारता है वो कभी जीतता नहीं। भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं जीती थी, फिर भी जीत रही 2 बार से। अब इस बार समाजवादी पार्टी के पक्ष में हवा है और जितना कि विधानसभा आम चुनाव में भी समाजवादी पार्टी के पक्ष में जनादेश था, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके किसी न किसी प्रकार से भाजपा चुनाव जीती थी, वही तिकड़म
फिर इस चुनाव में वो आजमाने की कोशिश करेगी। आजमगढ़ का उपचुनाव जो कि कहा जाता कि सपा का गढ़ है, रामपुर उपचुनाव जो कि सपा का कहा जाता कि गढ़ है, दोनों पे हार का सशक्त खाया। लेकिन देखा जा रहा है कि जो गोकर्णनाथ सीट है उसमें माना जा रहा है कि एक मरहम के तौर पे समाजवादी पार्टी उसको प्रयोग करेगी। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो नेतृत्वकर्ता है हाल हवाल में जो बने हैं मुलायम सिंह यादव के बाद अखिलेश यादव, उनका भी सूची में नाम रहा, लेकिन एक भी बार वो उपचुनाव में प्रचार के दरमियान नहीं गए। तो ऐसे में जो उनका प्रत्याशी है विनय तिवारी, ऐसे में उनको उत्साहित कैसे आप करेंगे? क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लगातार अपने कार्यकर्ता के लिए प्रत्याशी के तौर पे जो क्षेत्र में है लगातार उसके लिए प्रचार कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव वहां नजर आए जबकि सूची में नाम भी था। देखिए, कुल मिलाकर के प्रायः राष्ट्रीय अध्यक्ष उपचुनाव में नहीं जाया करते और यही कारण है कि नाम क्यों लिख दिया? यही कारण है कि अभी रामपुर लोकसभा चुनाव में, उपचुनाव में और आजमगढ़ के लोकसभा उपचुनाव में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी नहीं गए थे। और जब लोकसभा उपचुनाव में नहीं गए थे तो विधानसभा उपचुनाव में भी नहीं जाने का औचित्य अपने आप साबित हो जाता है। और चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष अमूमन, हम बहुजन समाज पार्टी में थे, बहन जी भी उपचुनाव में नहीं जाया करती थी, अन्य पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उपचुनाव में नहीं जाया करते थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी भी उपचुनाव में नहीं जा रहे हैं, तो कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। ये हर राष्ट्रीय अध्यक्ष की अपनी परंपरा का अनावरण कर रहे हैं। नहीं जाते हैं, परंपरा है ये, तो आपको वो जो प्रचार की सूची उसमें नाम भी नहीं लिखना चाहिए था? नहीं, चुनाव में सूची में नाम आना बात दीगर है, लेकिन परंपरा जो है यही रही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रायः उपचुनाव में नहीं जाते हैं। दिक्कत है? वो सीट जीतने के लिए आजमगढ़ का जो गढ़ है उसको खोवा दिया, रामपुर का गढ़ खोवा दिया, अपने परंपरा को निभाएंगे या सीट बचाएंगे? देखिए, जब सरकार अनियमितता में आमादा हो जाती है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जाएंगे तो ही परिणाम आएगा। क्योंकि जब आपको मालूम होगा आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव के प्रत्याशी श्री धर्मेंद्र यादव जी जो खुद प्रत्याशी थे, उनको करीब 11:30 बजे तक काउंटिंग पंडाल में नहीं जाने दिया गया। क्या मतलब जाहिर करता है? प्रत्याशी को 11:30 बजे तक खुद डिटेन करके रखा गया, क्या माने रखता है? सीधे सीधे मालूम है कि जो कुछ उनको खेल करना था कर लिया। और जब वहां हंगामा होने की स्थिति आई तो 11:30 बजे के बाद प्रशासन आया, फिर उनको अनुमति दिया जाने का। तो सीधे सीधे लूट हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है और जो भी कार्रवाई हो रही है वो जगजाहिर भी हो रहा है। तो स्वाभाविक रूप से जब सरकार की नीयत पहले से पारदर्शी नहीं रही है तो अपारदर्शी कैसे हो जाएगी? मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आप हार के बहाने अभी से ढूंढना समाजवादी पार्टी ने शुरू कर दिया, लूट खसोट हत्या। अब चूंकि उनको अपनी भ्रष्टाचार, अनियमितता, सत्ता के दुरुपयोग को जस्टिफाइड करना है, इस प्रकार से वो तो ये बात बोलेंगे। एक बात और है, गोला गोकर्णनाथ जो सीट है उसमें ब्राह्मण की आबादी अच्छी खासी है, मुस्लिम की आबादी अच्छी खासी है, कुर्मी की आबादी अच्छी है, जो फिट बैठते हैं, समीकरण जो सभी के साथ फिट बैठता है समाजवादी पार्टी खासतौर से देखा जाए। लेकिन अरविंद गिरी का भी इतिहास है कि 1996 हो, 2002 हो, 2007 हो, समाजवादी पार्टी से विधायक रहे हैं। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल है ना, एक बार हमने पूछा था लेकिन आपने उस सवाल को गोलमोल जवाब दिया। विनय तिवारी के अलावा कोई ब्राह्मण चेहरा आपको नहीं मिला क्या कि जो उसके चेहरे के अलावा दूसरा चेहरा उतार दिया जाए जिसको दमखम रखता हो अमन गिरी के समक्ष? देखिए, अब चूंकि विनय तिवारी विधायक रह चुके हैं उसी विधानसभा, एक ही बार रहे हैं ना, एक ही बार रहे, तो जब 2 बार हारे भी हैं, उसके बाद हारे ना, विधायक बनने के बाद हारे ना। 2 बार हारे हैं, 2012 हारे, 2007। ऐसा क्या विनय तिवारी में है कि दूसरा कोई चेहरा नहीं उतर सकता था? यही मैं पूछ रही हूँ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी में कई ऐसे सांसद हैं। स्वामी प्रसाद जी मौर्य जी आप भी मुस्कुरा रहे हैं, सोच रहे जवाब क्या दें। बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी में कई ऐसे विधायक हैं जिनकी जमानत विधायक में 2012 में जब्त हो गई थी और पार्लियामेंट में 4 लाख से जीते थे। तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि हारने वाला कभी जीतता नहीं, हारने वाला ही जीतता है और जीतने वाला ही हारता है। यानी कि कुल जो सीटें समाजवादी पार्टी की गढ़ कही जाती तो वहां हारने वाले को कैंडिडेट उठा के आप कह रहे हैं हारने वाले को जिताएंगे हम, ये आप एक तरीके से लगा रहे हैं क्या सोच? नहीं, बात ये नहीं है। बात ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी सभी मुद्दों पर पिट गई है, जनता के बीच में भाजपा बेनकाब हो गई है, सरकार हर मुद्दे पर असफल रही है, बड़े पैमाने पर बेरोजगार नौजवान की संख्या बढ़ रही है, किसान दर ठोकरे खा रहा है और उसके गन्ना बकाये के भुगतान नहीं हो रहे हैं और साथ ही साथ सारे के सारे विकास भ्रष्टाचार की बलवेदी पर चढ़ रहे हैं। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जनता में बेनकाब हो गई है, अब भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का मोह भंग हो गया है और यही कारण है कि समाजवादी पार्टी भाजपा पर भारी पड़ रही है और जिसकी भरपाई के लिए वो सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं।
लेकिन आपकी बात सुनिए, एक आखिरी सवाल है। आपने कहा किसानों का मुद्दा, लेकिन 2022 का जब विधानसभा चुनाव चल रहा था तो अजय मिश्रा टेनी का मुद्दा उठाया गया कि किसानों को रौद दिया गया, तमाम किसानों का भुगतान नहीं किया गया, लेकिन लखीमपुर के 8 विधानसभा सीटें भाजपा ने फतेह कर लिया। तो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता के दुरुपयोग का करिश्मा है। तो ये थे स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य को साफ तौर पे सुना कि उपचुनाव जो होंगे उसमें 100% समाजवादी पार्टी का विजय होगा, समाजवादी पताका लहरेगा। उपचुनाव चाहे आजमगढ़ का हो या रामपुर का, दोनों का हिसाब चुकता होगा। कैमरा आशीष के साथ में जयसिंह, जनता टीवी, लखनऊ। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है। वो सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाते हैं। हम दुश्मनों को हर बार मुंह तोड़ जवाब देते हैं। बनाएंगे फिर भाजपा। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। मन्नू अंसारी के गनर की मौत हो गई है। सुल्तानपुर से विधायक हैं मन्नू अंसारी। लखनऊ के ट्रोमा सेंटर में गनर ने आखिरी सांस ली है। सिपाही पर बदमाशों ने हमला किया था। बदमाशों ने चाकू से हमला किया था गनर पर और हमला करते हुए कार्बाइन लूट ली थी। तो वहीं ज्ञानवापी परिसर में सर्वे की कार्रवाई के दौरान मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग खारिज होने के बाद वादी राखी सिंह सहित सभी 5 महिलाओं ने एक बार फिर से सर्वे की मांग की है। इस संबंध में 17 मई को दिए गए प्रार्थना पत्र को अदालत के सामने रखा गया। ज्ञानवापी परिसर में तहखाने को तोड़ते हुए और मलबे को हटाकर कमीशन की कार्रवाई आगे बढ़ाने की मांग पर सुनवाई हुई है। कोर्ट ने हिंदू पक्ष को आपत्ति दाखिल करने के लिए 11 नवंबर की तारीख दी है। अगली सुनवाई हिंदू पक्ष उसमें अपनी आपत्ति दाखिल करने वाला है। एप्लीकेशन दी थी कि जो दीवार है उसको हटा के नीचे उसको हटाया जाए, आर्टिफिशियल वॉल्स हैं, और वहाँ पे कमीशन करने की इजाज़त दी जाए। उस मामले में आज मुस्लिम पक्ष का आपत्ति आ गई है और उसका प्रत्युत्तर देने का हमें समय दिया गया है और अब इस मामले की अगली सुनवाई 11 नवंबर को निर्धारित की गई। जी देखिए, हमने जो मांग की थी, जो आर्टिफिशियल वॉल्स हैं उसको हटाने की मांग की है। हम सबको पता है कि ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज साहब 14 अक्टूबर को एक व्यू ले चुके हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि पूरा एरिया संरक्षित हो और उस ऑर्डर के खिलाफ उसको हम हायर कोर्ट्स में चुनौती देने जा रहे हैं। ये मैंने पहले ही डिक्लेयर किया था और वो प्रक्रिया भी चालू है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 10 नवंबर को निर्धारित है, जिसमें जो सीलिंग का ऑर्डर है उसको एक्सटेंड करने की बात कही गई है। तो अभी आगे आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट के सामने जो हियरिंग है 10 नवंबर को, वो बहुत महत्वपूर्ण है और उसके बाद ही इस मामले की आगे की जो स्थिति है वो क्लियर हो। वहीं असम सरकार के 400 मदरसों का धार्मिक स्टेटस बदलकर स्कूली स्टेटस के फैसले पर दरगाह आला हजरत से जुड़े संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य के 400 मदरसों का धार्मिक स्टेटस तब्दील करके स्कूली स्टेटस कर दिया है। ये फैसला इस्लामिक शिक्षा को खत्म करने और मदरसों को बदनाम करके बंद करने वाला है, जबकि देश का संविधान अल्पसंख्यकों को धार्मिक शिक्षा देने और संस्थान खोलने की कानूनी इजाजत देता है। और उसका संचालन आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत कुमार बिस्वा शर्मा ने आसाम में 400 मदरसों को स्कूल में तब्दील कर दिया है। यह हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए तकलीफ का बाइस है और यह संवैधानिक उसूलों के खिलाफ है। संविधान हमेशा अक़लियतों को इस बात की इजाजत दे रखी है कि वो अपने इदारे कायम करें और उसका संचालन करें।
गुजरात के मोरबी शहर में मच्छू नदी के ऊपर बने 143 साल पुराने केबल ब्रिज के टूटने के मामले पर अब सियासत गरमाने लगी है। कांग्रेस के कई नेताओं ने इसे लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। इसी क्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पूनिया ने इसके लिए सीधे तौर पर राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और जैसे जैसे मामले की परतें खुल रही है उसमें प्रशासन की घोर लापरवाही सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पूरे मामले में लीपापोती करी है और सिर्फ रस्म अदायगी करी है। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है गुजरात के मोरबी में, और जो इसकी मामले की परतें खुल रही है तो प्रशासन की घोर लापरवाही की प्रदर्शित है। केवल किसी रिपेयर एजेंसी को जो जिम्मेदार ठहरा के छोड़ दें उतना पर्याप्त नहीं है। ये जो जिम्मेवार लोग, देखने वाले लोग, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करके गिरफ्तारी उनकी होनी चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम कैंप कार्यालय में दिवंगत कांस्टेबल प्रदीप कुमार की पत्नी दीपमाला को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी है। आपको बता दें कि कांस्टेबल प्रदीप कुमार विकासनगर के क्षेत्राधिकारी कार्यालय में तैनात थे। 15 मई को उनकी दुर्घटना में मृत्यु भी हो गई थी, जिसको लेकर सीएम धामी ने प्रदीप के परिवार को आर्थिक सहायता दी। साथ ही मुख्यमंत्री ने डीजीपी अशोक कुमार को निर्देश किया है कि ऐसी सुदृढ़ व्यवस्था की जाए जिससे ऐसी घटना होने पर जवानों के परिवारजनों को कुछ आर्थिक मदद मिल सके। करण मारा ने देहरादून नगर निगम में कांग्रेस के पार्षदों के साथ बैठक करी। बैठक में जिनमें आगामी नगर निकाय चुनावों के पहले की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा हुई है। आपको साथ में बता दें कि बैठक में बड़ी बात यह निकलकर सामने आई कि बीजेपी नेता कांग्रेसी पार्षदों को भी अपने साथ जोड़ने के लिए 5-5 लाख रुपए ऑफर कर रहे हैं। बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष करण मारा का साफ तौर पर कहना कि बीजेपी पहले विधायक खरीदने का काम करती थी, लेकिन अब निगम में विपक्ष के पार्षदों को भी पैसों का लालच दिया जा रहा है। पार्षदों की बैठक में कई लोगों ने इस बात को उठाया कि उन्हें 5-5 लाख रुपए का ऑफर मिला है और कि आप हमारे साथ जुड़ जाइए। कांग्रेस की ऐसी स्थिति नहीं है कि वो चुनाव में खड़ी भी हो सके। नहीं, कोई ये पार्टी छोड़ देंगे तो किसी ने भी नहीं कहा। ये निश्चित तौर पे कहा कि बीजेपी हमको लालच दे रही है कि 5-5 लाख रुपए आपको चुनाव लड़ने के लिए हम देंगे, साधन देंगे, और कांग्रेस की अभी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो आपको किसी तरीके की मदद कर सके। ये निश्चित तौर पे कहा, ये किसी ने नहीं कहा कि हम पार्टी छोड़ देंगे। और जो गए हैं उसके एक जो महिला गई है उसके लिए कहा गया कि उसको काफ़ी दबाव में लिया गया था और कुछ अन्य कारण भी बताए जो हमारे कांग्रेस के भीतरी कारण है, उस विषय पर जरूर चर्चा हो। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा में अधिकारियों के साथ जनगणना विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान मंत्री डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि भारत सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से हर 10 सालों में देश भर में जनगणना का काम किया जाता है, लेकिन कोरोना की वजह से 2021 में होने वाली जनगणना का काम नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनगणना कराने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। उन्होंने कहा कि जैसे ही भारत सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी, राज्य सरकार जनगणना का काम शुरू कर देगी। आज जनगणना के अधिकारियों के साथ बैठना हुआ। आप जानते हैं कि हर 10 वर्ष में देश भर में जनगणना का कार्य चलता है। 2011 में इससे पहले जनगणना हुई थी और चूंकि इस बीच में हमारे यहाँ कोरोना का संकट था पूरे देश भर में, तो उस नाते अभी तक जनगणना का जो शेड्यूल है वो 2021 में हो जाना चाहिए था। उस नाते जो कोविड आया उस नाते इसमें थोड़ा सा अभी वो काम शुरू नहीं हो पाया, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत सरकार की गाइडलाइंस से ये सब काम होते हैं। तो ऐसा मान के हम लोग चल रहे हैं कि 2023 में कभी भी जैसे भी संकेत हमें मिलेंगे उसके लिए हम लोग तैयारी करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और देवभूमि विकास संस्था के संरक्षक त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 4 नवंबर से एक बार फिर से रिस्पना टू ऋषिपर्णा अभियान शुरू करने की बात कही है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि संस्था की ओर से 2009 में रिस्पना टू ऋषिपर्णा अभियान की शुरुआत की गई थी, जिसे आगे बढ़ाते हुए 4 नवंबर को फिर से शुरू किया जाएगा। अभियान के तहत वृक्षारोपण के साथ ही लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जाएगा।
देवभूमि विकास संस्थान एक सामाजिक संस्था है, गैर राजनीतिक संस्था है और 2009 में भी हम लोगों ने रिस्पना टू ऋषिपर्णा एक मिशन चलाया था, जिसके अंतर्गत रिस्पना की स्वच्छता का अभियान था। उसको पुनः देवभूमि संस्थान इस अभियान को पुनः प्रारंभ करने जा रही है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने मुआवजा राशि की एसओपी में बदलाव करने की बात कही है। यूईआरसी के सदस्य तकनीकी एमके जैन का कहना है कि प्रदेश के ऊर्जा विभाग में अभी भी दशकों पुरानी एसओपी के अनुसार बिजली उपभोक्ताओं को मुआवजा राशि देने की व्यवस्था थी, लेकिन वहीं अब लगातार मिल रही शिकायतों के बाद यूईआरसी ने एसओपी में बदलाव करते हुए नई मुआवजा राशि की जानकारी साझा की है। हमने उपभोक्ता को कंपनसेशन नहीं दिया जाता था। जैसे सबसे पहला होता है, आदमी जब उपभोक्ता बनता है तो सर्विस कनेक्शन लेता है वो। तो आज की डेट में अभी तक सर्विस कनेक्शन अगर लेने में जो जनरल शिकायत होती है कि साहब बहुत टाइम लगता है, तो जो डिले होती थी उस पर उनको कोई क्षतिपूर्ति नहीं मिलती थी। तो जो हमने 15 दिन का टाइम दे रखा है अगर जिस केस में, तो उसमें 15 दिन के अंदर उसको कनेक्शन नहीं दिया जाएगा तो 16वें दिन से उसको क्षतिपूर्ति कंपनसेशन का हकदार हो जाएगा। वो ऑटोमेटिकली उसके बिल में एडजस्ट होगी। जितने पैसे जमा किए उसके हिसाब से उसका हमने स्टैंडर्ड दे रखा है। सिमिलरली दूसरा चीज़ जो ये थी कि आज की डेट में कई बार हाई वोल्टेज की वजह से आपके इक्विपमेंट डैमेज हो जाते थे, तो उसमें भी पहले ज़माने के हिसाब से सिर्फ 500 रुपये तक का कंपनसेशन उपभोक्ता को दिया जा रहा था। तो सबकी शिकायत ये थी कि साहब आज की डेट में चूँकि इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा महंगे वही होते जा रहे हैं, तो उसको बढ़ा के भी 3000 से 5000 तक किया गया है, जिस हिसाब से वो इक्विपमेंट डैमेज हुआ है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक का भाजपा प्रदेश मुख्यालय में कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस मौके पर बातचीत में उन्होंने केंद्र की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए धामी सरकार की तारीफ करते हुए बताया कि दिव्यांगजनों के परिजनों को पेंशन देने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। उन्होंने विश्वास दिलाते हुए कहा कि समाज के कल्याण के लिए जिस भी तरीके से मदद राज्य को जरूरी होगी उसे केंद्र सरकार जरूर उपलब्ध कराएगी। तो चलिए फटाफट अंदाज में 2 मिनट में 10 अहम जिलों का रुख करेंगे। कानपुर देहात में रसूलपुर के पास तेज रफ्तार ट्रक टोला में ने कार में जोरदार टक्कर मार दी। आधा दर्जन लोग गंभीर तौर पर घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। आगरा के जिला मुख्यालय में किसानों ने प्रदर्शन किया, जमकर करी नारेबाजी। किसानों का आरोप ऊंची कीमतों पर बेची जा रही है डीएपी। बाजार में हो रही है नकली कीटनाशक दवाइयों की सप्लाई। दोषियों के खिलाफ हो कार्रवाई। बाराबंकी में डेंगू नदारत। जिले में लगातार बढ़ रहे हैं डेंगू के मरीज। डिप्टी सीएम ने 2 बार दौरा करने के बाद भी नहीं सुधर रही जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था। संत कबीर नगर में डीएम प्रेम रंजन सिंह ने सरकारी कार्यालयों का किया औचक निरीक्षण। खामियां मिलने पर लगाई फटकार। निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित और लापरवाह कर्मियों को डीएम ने दी चेतावनी। नोएडा के कैथोली गांव में अवैध कब्जा रोकने गई पुलिस टीम पर हमला। कोर्ट में विवादित विचाराधीन भूमि पर हो रहा था अवैध कब्जा। पुलिस ने हमलावरों को किया गिरफ्तार। बाकियों की तलाश में जुटी पुलिस। अलीगढ़ में नौरंगाबाद पुलिस चौकी के सामने चोरों ने चोरी के मामले को दिया अंजाम। घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। पुलिस कर रही है मामले की जांच। संत कबीर नगर में मामला आया सामने। पंचायत के ग्रामीणों ने डीएम कार्यालय पर किया प्रदर्शन। नगर पंचायत परिसीमन में गांव के कई हिस्सों में बढ़ जाने से ग्रामीणों में गुस्सा। डीएम को ज्ञापन सौंपते हुए समस्या का निस्तारण मांगा। ग्रेटर नोएडा के रसूलपुर गांव में एनटीपीसी के मामले में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में सैकड़ों किसानों ने दिया धरना। बड़ी तादाद में महिलाओं ने भी लिया हिस्सा। 12 गिरफ्तार। किसानों की रिहाई की हो रही है मांग। गोंडा के खिरौरा मोहन गांव में रात में जमीनी विवाद को लेकर बमबाजी की घटना में 2 लोग हुए घायल। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल किया गया रेफर। ग्राम प्रधान पर हमला कराने का आरोप। तो वहीं दूसरी तरफ हमीरपुर में भारतीय किसान यूनियन ने खरीफ फसल का मुआवजा खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय में दिया धरना। 9 सूत्रीय मांगों को लेकर किसानों ने सौंपा ज्ञापन।
वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। नमस्कार।